नमस्कार। आज हम समुद्र की गहराइयों में उतर रहे हैं बात करने के लिए पनडुब्बियों की। हाँ, लेने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये पनडुब्बियां हैं क्या? हाँ, हमारे स्रोतों के हिसाब से ये मूल रूप से ऐसे नौसैनिक पोत है जिन्हें पानी के अंदर मतलब लंबे समय तक ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। जी। लेकिन इनकी सबसे खास बात क्या है? जो दस्तावेज हमारे पास है वो 3 मुख्य विशेषताओं पर जोर देते हैं। हाँ। गुप्त रहस्यता यानी छिपकर रहने की क्षमता, फिर गतिशीलता और रणनीतिक निवारण क्षमता। हाँ, और इन तीनों में से गुप्त रहस्यता शायद सबसे अहम है। अच्छा, हाँ, क्यों? जरा सोचिए, समुद्र की विशालता में एक ऐसा जहाज जो लगभग अदृश्य हो, ये क्षमता ही पनडुब्बियों को दुश्मन की निगरानी और पता लगाने वाले सिस्टम से बचाती है। हाँ, ये तो है। इसी वजह से वे खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सकती हैं, दुश्मन के इलाके में गश्त लगा सकती हैं या फिर बिना किसी चेतावनी के हमला कर सकती हैं। ये सचमुच समंदर की गहराइयों में छिपी हुई एक अनदेखी ताकत है। और गतिशीलता का मतलब सिर्फ तेजी से चलना नहीं, बल्कि गहराई और दिशा बदलने की क्षमता भी है, जिससे वे और भी ज्यादा अप्रत्याशित बन जाती हैं। ये पहलू वाकई सोचने वाला है कि कैसे ये अदृश्य रहकर इतनी बड़ी सामरिक भूमिका निभा सकती हैं। अब जब हमने समझ लिया है कि पनडुब्बियां क्या हैं और उनकी मूल ताकत क्या है, तो थोड़ा और गहराई में चलते हैं। हाँ, यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जैसा कि स्रोत बताते हैं, सभी पनडुब्बियां एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल नहीं। इन्हें उनके डिजाइन, उनके प्रणोदन यानी प्रोपल्शन सिस्टम और उनकी भूमिका के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। सही कहा है। तो चलिए इन मुख्य प्रकारों पर एक नजर डालते हैं। स्रोत सबसे पहले जिक्र करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों का, जिन्हें SSBN कहा जाता है। इनकी क्या भूमिका है? देखिए, SSBNs का काम सबसे ज्यादा रणनीतिक है। आप कह सकते हैं टॉप लेवल स्ट्रेटेजिक। इनका मुख्य उद्देश्य है परमाणु निवारण, मतलब न्यूक्लियर डिटरेंस। परमाणु निवारण? हाँ, ये पानी के नीचे से लंबी दूरी की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलें दागने में सक्षम होती हैं। इन्हें अक्सर किसी देश के परमाणु त्रिकोण मतलब न्यूक्लियर ट्रायड का सबसे सुरक्षित हिस्सा माना जाता है। सबसे सुरक्षित क्यों? क्योंकि देखिए, जमीन पर आधारित मिसाइलें या हवा में उड़ने वाले बॉम्बर वो शायद दुश्मन के पहले हमले में नष्ट हो जाएं, लेकिन समुद्र की गहराइयों में छिपी SSBN का पता लगाना और उसे नष्ट करना लगभग असंभव होता है। अच्छा, यही वजह है कि ये दूसरे हमले की क्षमता यानी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की गारंटी देती हैं। दूसरे हमले की क्षमता मतलब अगर हमला हो भी जाए तो ये पलट कर वार कर सकती हैं। हाँ, बिल्कुल वही। अगर किसी देश पर परमाणु हमला होता भी है तो उसकी SSBN जवाबी कार्रवाई कर सकती हैं, क्योंकि उनका पता ही नहीं चलेगा। यानी ये वैश्विक स्थिरता बनाए रखने में एक अहम किरदार निभाती हैं, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से। बिल्कुल। और इनके उदाहरण जैसे दस्तावेजों में बताया गया है, अमेरिका की ओहायो क्लास, रूस की बोरेई क्लास और भारत की अरिहंत क्लास, ये प्रमुख SSBN हैं। जी हाँ, ये तो वाकई महाशक्ति के प्रतीक लगते हैं। निश्चित रूप से ये दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नौसैनिक संपत्तियां हैं। इनका होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश देता है। अगला प्रकार जिसका जिक्र है वो है हमलावर पनडुब्बियां या SSN, सबमर्सिबल शिप न्यूक्लियर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इनका काम हमला करना है। हाँ, SSN को मुख्य रूप से दुश्मन के जहाजों मतलब सतही और पनडुब्बी दोनों और कुछ हद तक जमीनी ठिकानों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। अच्छा, ये नौसैनिक बेड़े जैसे कि विमान वाहक पोत समूह उनकी सुरक्षा करने में और दुश्मन की समुद्री गतिविधियों जैसे व्यापारिक जहाजों या नौसैनिक आवाजाही को रोकने में अहम भूमिका निभाती हैं। इन्हें हंटर किलर्स भी कहा जाता है। हंटर किलर्स? हाँ, क्योंकि इनका मुख्य काम दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढकर नष्ट करना होता है। और इनके संचालन के बारे में हमारे स्रोत बताते हैं कि ये आमतौर पर परमाणु ऊर्जा से चलती हैं। इसका क्या मतलब है इनकी क्षमताओं के लिए? परमाणु प्रणोदन ये SSN को लगभग असीमित रेंज देता है और सहन शक्ति भी असीमित? हाँ, मतलब उन्हें ईंधन भरने या हवा लेने के लिए बार बार सतह पर आने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसा कि पारंपरिक पनडुब्बियों को पड़ती है। इसका मतलब है कि ये महीनों तक पानी के नीचे रह सकती हैं, हजारों मील का सफर तय कर सकती हैं और लंबे समय तक दुश्मन के इलाके में तैनात रह सकती हैं। बाप रे! ये उन्हें बेहद घातक और प्रभावी बनाता है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका की वर्जीनिया क्लास और रूस की यासिन क्लास का नाम लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्रूज मिसाइल पनडुब्बियों या SSGN की ओर। सबमर्सिबल शिप गाइडेड मिसाइल न्यूक्लियर, ये SSN से कैसे अलग हैं? क्या ये सिर्फ मिसाइल ले जाने वाली SSN है? कुछ हद तक, लेकिन इनका उद्देश्य ज्यादा विशिष्ट है। SSGN मुख्य रूप से जमीन और समुद्री लक्ष्यों पर
बड़ी संख्या में पारंपरिक मतलब गैर परमाणु क्रूज मिसाइलें दागने के लिए डिजाइन की जाती हैं। अच्छा, यानी ये न्यूक्लियर मिसाइल नहीं? नहीं, आमतौर पर पारंपरिक। जहां एसएसएन ज्यादातर एंटी शिप और एंटी सबमरीन भूमिकाओं पर फोकस करती हैं, वहीं एसएसजीएन का जोर जमीनी ठिकानों पर सटीक और बड़े पैमाने पर हमला करने की क्षमता पर होता है। ये एक तरह से पानी के नीचे छिपे हुए मिसाइल प्लेटफॉर्म है। और जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये भी आमतौर पर परमाणु ऊर्जा से ही संचालित होती हैं। हाँ, ताकि लंबे समय तक तैनात रह सकें और ज्यादा दूरी तय कर सकें। बिल्कुल, एसएसएन की तरह। और ये भी कि अक्सर पुरानी एसएसबीएन को ही बदलकर एसएसजीएन बना दिया जाता है। इसका एक उदाहरण अमेरिकी ओहायो श्रेणी है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं चतुर और लागत प्रभावी तरीका है। जब शीत युद्ध के बाद रणनीतिक परमाणु हथियारों की संख्या कम करने की संधियां हुई, तो कुछ पुरानी एसएसबीएन की बैलिस्टिक मिसाइल ट्यूबों को क्रू मिसाइलों या फिर विशेष बलों के लिए उपकरणों से बदल दिया गया। अच्छा, मतलब मिसाइल की जगह कुछ और फिट कर दिया? हाँ, बिल्कुल। इससे इन बेहद सक्षम पनडुब्बियों की सेवा अवधि भी बढ़ गई और उन्हें नई प्रासंगिक भूमिकाएं भी मिल गईं। ये दिखाता है कि कैसे नौसेनाएं अपने संसाधनों का अनुकूलन करती हैं। ये तो हुई परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों की बात। अब आते हैं डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों या एसएसके पर, सबमर्सिबल शिप किलर। इनकी क्या खासियत है? एसएसके मुख्य रूप से तटीय रक्षा, निगरानी और एंटी शिप मिशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये परमाणु पनडुब्बियों की तुलना में आकार में छोटी होती हैं और गति में भी थोड़ी धीमी। लेकिन इनकी एक बहुत बड़ी खासियत है, ये बेहद शांत होती हैं, बहुत ज्यादा शांत। शांत? परमाणु वाली से भी ज्यादा? हाँ, खासकर जब ये अपनी बैटरी पर चल रही हों। देखिए, परमाणु पनडुब्बियों के रिएक्टर कूलिंग पंप लगातार कुछ न कुछ शोर पैदा करते हैं, लेकिन बैटरी पर चलती हुई एसएसके लगभग पूरी तरह शांत हो सकती है। इससे उनका पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर उथले तटीय पानी में। तो इनका संचालन डीजल इंजन और बैटरी से होता है। डीजल इंजन बैटरी चार्ज करते? हाँ, और सतह के पास हवा लेने के लिए, जिसे स्नॉर्कलिंग कहते हैं, उसके लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि पानी के अंदर ये बैटरी पर चलती हैं। स्रोत में जर्मन टाइप 214 और जापान की सोर्यू क्लास का उदाहरण दिया गया है। जी हाँ, और कई देश, खासकर जिनके पास विशाल महासागरों में लंबी दूरी के ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती, वे एसएसके को प्राथमिकता देते हैं। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि ये परमाणु पनडुब्बियों की तुलना में बनाने और संचालन करने में काफी सस्ती होती हैं। अच्छा, ये सस्ता विकल्प है मतलब? हाँ, अपेक्षाकृत। और कुछ आधुनिक एसएसके में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी एआईपी सिस्टम भी होता है। एआईपी वो क्या है? एआईपी सिस्टम उन्हें बिना सतह पर आए हफ्तों तक पानी के नीचे रहने की क्षमता देता है। इससे उनकी गुप्त रहस्यता और भी बढ़ जाती है, वो ज्यादा देर तक छिपी रह सकती हैं। और अंत में स्रोत विशेष प्रयोजन पनडुब्बियों का भी जिक्र करते हैं। ये क्या करती हैं? जी, ये पनडुब्बियां बहुत ही खास और अक्सर आप कह सकते हैं गोपनीय मिशन के लिए डिजाइन की जाती हैं। जैसे खुफिया जानकारी जुटाना, समुद्र तल पर केबल बिछाना या काटना, जासूसी करना, पानी के नीचे के उपकरणों को तैनात करना या रिकवर करना, या फिर स्पेशल फोर्सेस को दुश्मन के तट पर चुपके से उतारना और वापस लाना। अच्छा। ये अक्सर मौजूदा डिजाइनों को भारी रूप से मॉडिफाई करके बनाई जाती हैं या फिर किसी खास मिशन के लिए ही तैयार की जाती हैं। रूस की AS-15 लोशारिक ऐसी एक पनडुब्बी मानी जाती है जिसके बारे में बहुत कम जानकारी पब्लिक है। तो हमने देखा कि पनडुब्बियों के कितने अलग अलग प्रकार हैं, हर एक की अपनी खासियत और भूमिका है। जी। यहाँ एक मुख्य बात जो इन स्रोतों से उभर कर आती है वो ये है कि नौसेनाएं अपनी रणनीतिक जरूरतों के हिसाब से पनडुब्बियों का चुनाव करती हैं। बिल्कुल। तो अब जब हमने प्रकारों को समझ लिया है, तो इन सब का क्या मतलब है, यानी पनडुब्बियों का समग्र महत्व क्या है? हाँ, ये क्यों इतनी जरूरी है? स्रोत इस पर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण है सामरिक निवारण। हाँ, जैसा हमने SSPN के संदर्भ में विस्तार से बात की थी, परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियां किसी भी देश को एक विश्वसनीय दूसरे हमले की क्षमता देती हैं। हाँ, सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। जी, ये क्षमता ही आपसी विनाश का आश्वासन यानी म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन या मैड की अवधारणा को आधार देती है। ये विचार कि कोई भी पक्ष पहले हमला करके दूसरे पक्ष की जवाबी हमला करने की क्षमता को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता है। माना जाता है कि ये बड़े पैमाने पर परमाणु युद्ध को रोकने में एक महत्वपूर्ण कारक रहा है और वैश्विक सामरिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। पनडुब्बियों की अदृश्यता इस निवारण को विश्वसनीय बनाती है।
दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जिस पर हमने पहले भी बात की है, गुप्त और आश्चर्यजनक हमला करने की क्षमता। बिल्कुल, ये पनडुब्बियों का मूल चरित्र है और उनकी सामरिक उपयोगिता का केंद्र भी। पानी के नीचे बिना पकड़े जाने की उनकी क्षमता उन्हें खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी और टोही मिशन करने, दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने, विशेष अभियान चलाने और सबसे महत्वपूर्ण, बिना किसी पूर्व चेतावनी के अचानक और विनाशकारी हमला करने के लिए एक आदर्श मंच बनाती है। हाँ, वे सचमुच एक अदृश्य खतरा बनकर कहीं भी मौजूद हो सकती हैं। स्रोत बल प्रक्षेपण यानी फोर्स प्रोजेक्शन का भी उल्लेख करते हैं। इसे थोड़ा और समझाएंगे, इसका व्यवहारिक मतलब क्या है? देखिए, बल प्रक्षेपण का मतलब है किसी देश की सैन्य शक्ति को उसके अपने तटों से बहुत दूर दुनिया के किसी भी हिस्से में प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने की क्षमता। अच्छा, मतलब अपनी ताकत कहीं दूर दिखाना। हाँ बिल्कुल। पनडुब्बियां, खासकर परमाणु ऊर्जा से चलने वाली SSN और SSGN, इस काम के लिए बेहतरीन हैं। वे हफ्तों या महीनों तक दुश्मन के तट के पास चुपचाप तैनात रह सकती हैं, विवादित समुद्री क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकती हैं, शक्ति का प्रदर्शन कर सकती हैं और जरूरत पड़ने पर जमीनी ठिकानों पर हमला कर सकती हैं या दुश्मन के समुद्री व्यापार मार्गों और नौसैनिक आवाजाही को बाधित कर सकती हैं। ये क्षमता किसी देश को वैश्विक या क्षेत्रीय स्तर पर प्रभाव डालने की ताकत देती है, बिना बड़े पैमाने पर सतही बेड़े या विदेशी बेस की जरूरत के। ये एक तरह से अपनी इच्छा को दूर तक लागू करने का एक गुप्त तरीका है। और इसी से जुड़ा हुआ बिंदु है नौसेना श्रेष्ठता बनाए रखने में इनकी भूमिका। बिल्कुल। आधुनिक नौसैनिक युद्ध में समुद्र पर नियंत्रण, मतलब सी कंट्रोल, बहुत महत्वपूर्ण है। पनडुब्बियां महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों, जिन्हें SLOCs कहते हैं, सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, उन पर नियंत्रण रखने में मदद करती हैं। अपने जहाज़ों को दुश्मन की पनडुब्बियों और सतही जहाज़ों से बचाने में मदद करती हैं और साथ ही प्रतिद्वंदियों के नौसैनिक दबदबे को चुनौती देने में भी अहम भूमिका निभाती हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, एक अकेली आधुनिक पनडुब्बी भी दुश्मन के सबसे बड़े और शक्तिशाली युद्धपोतों जैसे विमान वाहक पोत या बड़े क्रूजर के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। हाँ, ये तो है। इसलिए एक मजबूत पनडुब्बी बेड़ा किसी भी नौसेना की श्रेष्ठता के लिए आवश्यक माना जाता है। यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प अवधारणा स्रोत उठाते हैं, लागत प्रभावी युद्ध, या जिसे विषम युद्ध यानी एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहा जाता है। ये कैसे लागू होता है? यदि हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये पनडुब्बियों के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक है, खासकर छोटी या मध्यम आकार की नौसेनाओं के लिए। विषम युद्ध का मतलब है जब एक अपेक्षाकृत कमजोर पक्ष अपनी ताकत का इस्तेमाल इस तरह से करता है कि वह एक ज्यादा शक्तिशाली दुश्मन की कमजोरियों का फायदा उठा सके। पनडुब्बियां इसका क्लासिक उदाहरण है। एक अकेली आधुनिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी, मतलब SSK, जिसकी लागत एक विमान वाहक पोत या एक बड़े युद्धपोत के मुकाबले बहुत कम होती है। हाँ, काफी कम। फिर भी उस महंगे लक्ष्य के लिए एक जानलेवा खतरा बन सकती है। यह क्षमता छोटी नौसेनाओं को भी बड़ी और तकनीकी रूप से उन्नत नौसेनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण निवारक बनने की अनुमति देती है। अच्छा। वे दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती हैं। यह दिखाता है कि कैसे एक छोटा हथियार भी रणनीतिक रूप से बड़ा प्रभाव डाल सकता है। वाकई ये पहलू पनडुब्बियों को सिर्फ बड़ी शक्तियों के लिए ही नहीं, बल्कि कई अन्य देशों के लिए भी महत्वपूर्ण बना देता है। बिल्कुल।